Good morning to all of you. My name is Tamanna, your English teacher. Welcome to TED Buzzer. So today we are going to start a new topic, literary terms, जो कि हमारा एक अलग से यूनिट है सिलेबस के अंदर और इम्पॉर्टेंट भी है. Yes. So now we are going to talking about literary terms. तो basically literary terms को हम इंग्लिश के अंदर ornaments of पोइट्री भी कह सकते हैं. जो पोइट्री को श्रृंगारने वाली चीज़ें हैं, जो पोइट्री का एक तरीके से श्रृंगार है, वो क्या है? लिटरेरी टर्म्स है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिमली. तो व्हाट इज सिमली? सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग द वर्ड्स एज, सो और लाइक. तो बेसिकली क्या है कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, वर्ड एज और लाइक और सो का यूज़ करके. मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें कंपैरिजन शो करना है किसी दूसरी चीज़ के साथ. जब हम कंपैरिजन शो करेंगे दो चीज़ों के बीच में सेंटेंस के थ्रू, तो कंपैरिजन शो करने के लिए हम एज, लाइक और सो वर्ड का यूज़ करेंगे. बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि simile is a comparison between two things. Simile is a comparison between two things. ठीक है. By using the words as, so और like. यहाँ हम कह सकते हैं कि simile is a comparison between two things and to show the comparison we use the words like, as, so. ठीक है. By using the words as, so, लाइक. तो इसे हम नॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू भी लेके चल सकते हैं कि जब दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं और कंपैरिजन शो करते टाइम हमने एज, लाइक और सो वर्ड का यूज़ किया है, तो उस सेंटेंस के अंदर क्या है? सिमली है. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही इज़ एज गुड एज आई एम. तो देखिए, ही का कंपैरिजन आई से करने के लिए हमने एज और एज वर्ड का यूज़ किया है. आई एम सो टॉल एज ही इज़. अब आई का कंपैरिजन मतलब मेरा खुद का कंपैरिजन ही से करने के लिए यहाँ पर भी हमने एज और सो वर्ड का यूज़ किया है. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर भी, अब एग्ज़ाम में मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फर्स्ट सेंटेंस जब हमने पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लगेगा कि इसके अंदर ना तो एज वर्ड का यूज़ हुआ है, ना सो का, ना लाइक का, तो सिमली कहाँ से हुई इसके अंदर. बट सेंटेंस को आपने पूरा पढ़ना है. ठीक है, कंप्लीट पढ़ना है आपको. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ठीक है जी. नेक्स्ट, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज. तो इसके अंदर पोइट ने अपने लव को किससे कंपेयर किया है? रेड रेड रोज. और इस कंपैरिजन को शो करने के लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया है. इसी तरह हम कह सकते हैं हर फेस लाइक अ मून, का चेहरा चांद की तरह है. ओके, शी इज़ अ लाइक अ मून, वो चांद की तरह है. वट एवर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल जब हम देते हैं तो सो और एज और लाइक वर्ड का यूज़ जब हम करते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर बेसिकली क्या है? सिमली होती है. ओके जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर. तो मेटाफर क्या होता है? बेसिकली मेटाफर इज ए ऑल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. मेटाफर भी क्या है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है. मेटाफर भी क्या है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है.
but to show this comparison we did not use word as like. हम जो वर्ड एज और लाइक है वो यूज़ नहीं करते मेटाफर को शो करने के लिए. मेटाफर क्या है? एक तरीके से डायरेक्ट कंपैरिजन है. इसके अंदर हम थिंग्स का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करने के लिए हमें किसी भी अदर वर्ड की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि इट इज़ एन इम्प्लाइड सिंपली, सिंपली का ही पार्ट है, वेयर इन टू कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जिसके अंदर दो कम्प्लीटली डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं वो कंपेयर किए जाते हैं. बट डिफरेंस क्या होता है कि इस कंपैरिजन को शो करने के लिए हम एज, सो, लाइक वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे. ओके जी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्लैक शिप ऑफ आवर फैमिली. देखिए इसके अंदर शिप एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एनिमल हो गया. तो किसी पर्सन को ब्लैक शिप से मतलब अपनी फैमिली मेम्बर एज अ ब्लैक शिप बताने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है. अ सोल्जर कैन नेवर बी अ चिकन ऑन द फ्रंट. ओके जी. तो मेटाफर के अंदर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मेटाफर क्या है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. और मेटाफर के अंदर कंपैरिजन शो करने के लिए हम एज और लाइक का वर्ड्स यूज़ नहीं करते. और टू कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में शो होने वाला ये क्या है? कंपैरिजन है. ठीक है जी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज ए काइंड ऑफ मेटाफर in which you describe an animate object, abstract thing or non-human animal in human terms. अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जी? तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर हम नॉन ह्यूमन एनिमल को ह्यूमन टर्म के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. कंपैरिजन इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, मतलब नॉन ह्यूमन एनिमल्स को ह्यूमन टर्म के अंदर दिखाते हैं. मतलब निर्जीव जो वस्तुएं हैं, ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या हुए? निर्जीव वस्तुएं. निर्जीव वस्तु. ओके. एब्स्ट्रैक्ट थिंग क्या हुई? एब्स्ट्रैक्ट थिंग जैसे कि कोई आइडिया हो गया, कोई फीलिंग हो गई, ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी हो गई. मटेरियल थिंग्स नहीं होंगी. ठीक है. नोट एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि पर्सोनिफिकेशन के अंदर निर्जीव थिंग्स जो हैं, ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनका हम ह्यूमन टर्म के अंदर क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. कोई भी हमारी फीलिंग है, क्वालिटी है, आइडिया है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं? ह्यूमन टर्म के अंदर जाकर कन्वर्ट करते हैं. वो क्या है? एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन. इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग सीन और कैरेक्टर्स. जब हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, जब कोई भी पोइट है हो गया या ड्रामाटिस्ट हो गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप कर देता है चीज़ों के अंदर. मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, दिस इज़ अ पेन. अब मैं इस पेन को मैं बताऊं कि ये पेन है, ये मेरी फीलिंग्स है, ठीक है, माई पेन, दीज आर माई फीलिंग्स. किस तरीके की फीलिंग्स है कि इसके अंदर सारी मेरी नॉलेज मैं कह सकती हूँ, या फिर सारा मेरा डाटा जो मैंने डिस्क्राइब करना है वो इस पेन के अंदर है. तो मैंने इस पेन को एज अ माई नॉलेज डिस्क्राइब किया है. तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ये जो पेन है मेरे लिए एज माई गाइड है. ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, मेरी गाइड की तरह काम करता है. विदाउट दिस पेन आई एम नथिंग. तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर हमने ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आइडिया हो गया, क्वालिटी हो गई, फीलिंग्स हो गई, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है,
नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन टर्म के अंदर जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी है, तो ह्यूमैनिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ह्यूमैनिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी तो ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है ह्यूमन बीइंग के अंदर, मानवता जिसको हम कह सकते हैं। ओके, इट इज यूज्ड टू क्रिएट मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग सीन और कैरेक्टर्स। द स्लिंग्स एंड एरो ऑफ आउटग्रेजियस फॉर्च्यून फ्रॉम हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हाँ जी, तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसके अंदर ये यूज किया गया है द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो इस लाइन के अंदर जो हैमलेट है वो किस चीज की बात कर रहा है? हैमलेट इज टॉकिंग अबाउट the bad things that happen to us in life as being attacked by this fortune। अब देखो, द स्लिंग्स एंड एरो ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। अब देखिए स्लिंग्स एंड एरोज मतलब इसके अंदर किसकी बात की गई है? जो हमारी दुख तकलीफें हमें चुभती हैं, एक तरीके से किस तरीके से चुभती हैं? एक बैड थिंग्स की तरह, ठीक है। और फॉर्च्यून यहाँ पर क्या है? फॉर्च्यून पर्सोनिफाई किया गया है हमारी किस्मत को, ठीक है। फॉर्च्यून फायरिंग एट अस with deadly weapons। हाँ जी, अब बात समझ लेते हैं इसके अंदर क्या कहना चाहता है हैमलेट, किस तरीके से पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। स्लिंग्स एंड एरोज क्या है? डेडली वेपन्स है, हथियार है एक तरीके से। द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून यहाँ पर क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट तो हमें नहीं बताया गया कि नॉन ह्यूमन जो थिंग्स हैं, हम कह सकते हैं इसके अंदर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, वो एक वेपन की तरह हमारे फॉर्च्यून को क्या करती हैं? अटैक करती हैं, हमारे फॉर्च्यून के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो इस लाइन के अंदर जो शेक्सपियर है वो क्या बात करना चाहते हैं? हैमलेट के अंदर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? about the bad things that happen to us in life as being attacks by this personified fortune firing at us with deadly weapons। ओके जी, समझ आ गया कि पर्सोनिफिकेशन के अंदर जब हम पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं? जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको किस तरीके से दिखाते हैं? एक ह्यूमन टर्म के अंदर उनको क्या करते हैं? बताते हैं। ओके जी, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? पर्सोनिफिकेशन का। द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून फ्रॉम हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसके अंदर जो हैमलेट है किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो बैड थिंग्स, ठीक है, बैड थिंग्स जो हैं हमारे साथ होती हैं लाइफ के अंदर, पर्सोनिफाइड फॉर्च्यून जो हमारी किस्मत है उसके साथ फायरिंग एट अस विथ डेडली वेपन। ओके जी,
इसके साथ साथ हमारी अदर क्लासेस जो इंग्लिश, आर्ट एंड क्राफ्ट, SST, पंजाबी, हिंदी, तो उसके जो बैचेज़ हैं वो भी कॉन्टीन्यूसली टेट बजर एकेडमी पे चल रहे हैं। तो आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर 9710050500 पे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी गेन कर सकते हैं और क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी रेगुलर ली जा रही हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी। तो साइंस से रिलेटेड कोई भी क्लासेस, किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट टू टेट बजर एकेडमी। आप हमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, इन दिस फेमस लाइन फ्रॉम हैमलेट, फॉर्च्यून और रैंडम इवेंट इन लाइफ दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब देखिए फॉर्च्यून क्या है, बेसिकली किस्मत हो गई, डेस्टिनी हो गई, जो ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है। A random event in life that is beyond our control is described as outrageous and as shooting arrows and stones, which describe both how it can feel and points out that it can really hurt you. अब देखो इसके अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से ये जो डेडली वेपन्स हैं, ठीक है, किस तरीके से ये डेडली वेपन्स हैं हमें किस तरीके से दुख पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेपन्स जो है वो सीधा हमारे आकर चुभ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बुरी चीज़ें हमारे साथ लाइफ के अंदर होती हैं, जो बुरी चीज़ें लाइफ के अंदर हमारे साथ हैपन होती हैं, वो किस तरीके से हमें फील करवाती हैं। ओके, तो जो डेडली थिंग्स हैं उनको बताने के लिए, उनको पर्सोनिफाई करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, एरोज एंड स्टोन्स। और इसका मीनिंग क्या है कि जब बुरी चीज़ें हमारे साथ हैपन होती हैं, so how it can feel and points out that it can really hurt you, कि तब हमें कैसा महसूस होता है और किस तरीके से चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब संडे मॉर्निंग जो वॉलेस स्टीवंस ने लिखा है उसके अंदर जो डेथ है उसे क्या बताया गया है, इज द मदर ऑफ ब्यूटी। जो डेथ है उसको किससे कंपेयर किया गया है, मदर ऑफ ब्यूटी से। ठीक है, दिस एग्जाम्पल शोज दैट पर्सोनिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर पर्पसेस मोर मीनिंगफुल देन merely मेकिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन मोर विविड। आफ्टर ऑल हाउ कैन डेथ एज अ पर्सन लेट अलोन अ मदर। हाँ जी, तो इसके अंदर हमें ये दिखाया गया है कि जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक किसी बेसिकली पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती है, लेकिन उस पर्पस का जो मीनिंग, वो जो पर्पस है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दिस एग्जाम्पल शोज, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, डेथ इज द मदर ऑफ ब्यूटी। तो ये एग्जाम्पल क्या शो करता है कि जो पर्पस है मोर मीनिंगफुल देन merely मेकिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन मोर विविड, कि किसी सीन को बढ़ा चढ़ाकर बताने से अच्छा जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि हाउ कैन डेथ बी अ पर्सन, कि जो एक डेथ है वो एक पर्सन कैसे हो सकती है, और मदर कैसे हो सकती है, लेट अलोन अ मदर, स्पेशली अ मदर कैसे हो सकती है। तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर वॉलेस स्टीवंस ने डेथ को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो डेथ है वो क्या है, मदर है, मदर ऑफ ब्यूटी है। क्योंकि आफ्टर डेथ जो इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स हैं, या किसी चीज़ को लेकर वो सोच रहा है, जो भागदौड़ बड़ी भरी जिंदगी है वो ख़त्म हो जाती है और वो सुकून की नींद क्या है, सो जाता है। तो इसका एक मीनिंग है इस चीज़ के अंदर। तो मीनिंग क्या है कि जो डेथ है वो मदर ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि जब इंसान डेथ के पॉइंट पर पहुंच जाता है तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल शांत और क्लियर हो जाती हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती। ओके, इंसान आराम से सो जाता है, चैन भरी नींद। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, लेकिन जो पर्सोनिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ सिर्फ हमने नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन टर्म के अंदर दिखाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ जो वर्ड्स के अंदर
लाइंस के अंदर डीप मीनिंग के को शो करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी एलिट्रेशन की। जो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन इज ए डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैटेरिया। तो एलिट्रेशन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, या एलिट्रेशन कहाँ से लिया गया है, लैटिन के वर्ड लैटेरिया से। इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनके बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं। इट इज़ ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लाइन जब लिखी गई है उसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो सेम कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट उसके अंदर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट ए बेटर बटर मेक्स ए बेटर बिटर। ओके, बट ए बिटर बटर मेक्स ए बेटर बिटर। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट की हमने बात की है, बी 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 और बी। ओके, तो इसके अंदर जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है वो सेम होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बिग बली बीट्स अ बेबी बॉय। बिग बी, बली बी, बीट्स बी, बेबी बी, बॉय। ओके, हम कह सकते हैं रेपिटिशन भी हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, रेपिटिशंस ऑफ साउंड्स, जैसे कि फ्रॉम सैमुअल टेलर्स कॉलेज द राइम ऑफ द एनिशियंट मैराइनर, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फुरो फॉल फ्री। ओके, we were the first that ever burst into that slime sea। अब देखिए इसके अंदर the fair breeze blew, the white foam flew, the furrow fold free, we were the first that ever burst into that silent sea। तो एलिट्रेशन के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट हैं वो क्या होंगे, रिपीट हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं रेपिटिशंस ऑफ साउंड कह सकते हैं इसे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं, रिपीट होते रहते हैं एलिट्रेशन। आप किसी भी पोइट्री को पढ़ के देखिए, पोएम को पढ़ के देखिए, जब हम पोइट्री और पोएम को पढ़ते हैं अगर वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो उसके जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे। ओके, सेम होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो यही जो रेपिटिशन हम कह सकते हैं। और ये जो सेम कॉन्सोनेंट्स जो यूज़ होते हैं इन्हें हम एज अ लिटरेरी टर्म एलिट्रेशन का नेम देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास बेसिकली हमने 3 लिटरेरी टर्म की बात की है, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ एलिट्रेशन। चारों ही हम कह सकते हैं एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस रखती हैं। सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोनेंस की। Assonance takes place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds। हाँ जी, क्या याद रखना है आपने इसके अंदर कि एसोनेंस के अंदर क्या होता है जी, जो वर्ड है
जो वर्ड है वो उसकी शुरुआत तो कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, बट उनका जो रिपीटिशन है वो सेम वोवल साउंड के साथ होता है। पर एलिट्रेशन के अंदर जो स्टार्टिंग है वर्ड की वो सेम कॉन्सोनेंट्स के साथ होती है, लेकिन एसोनेंस के अंदर क्या होता है कि वर्ड जो है वो स्टार्ट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होगा, बट वोवल की जो साउंड है उसके अंदर वो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है जी। कॉन्सोनेंट की साउंड क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वोवल की साउंड क्या होगी, सेम होगी। जब हम लाइन को पढ़ेंगे तो वोवल कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वर्ड के अंदर, जो वर्ड चल रहा है वो कॉन्सोनेंट की साउंड क्या होगी, डिफरेंट होगी, स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स, बट जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो वोवल्स की जो साउंड है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो एसोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा शब्द क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, रिपीट द सेम वोवल साउंड, सेम वोवल साउंड को रिपीट करते हैं, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेकिन स्टार्ट किसके साथ होते हैं, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। ओके, वर्ड्स जो है उनकी बिगिनिंग क्या होगी, स्टार्टिंग क्या होगी, वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्टिंग होगी, लेकिन जब हम पूरे वर्ड को बोलते हैं तो उसके अंदर जो हमें साउंड आती है वो कौन सी होगी, वोवल साउंड की होगी। फॉर इंस्टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैन सेल द वेडिंग बेल्स। अब आप इसको बोल के देखिए, स्टार्टिंग तो कहाँ से हो रही है, मैन सेल, मैन, ओके, मैन सेल दी वेडिंग ई बेल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि रिपीटिशन जो है वो वोवल साउंड की तरह होती है। तो बेसिकली हमारे पास 5 वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो जब हम वर्ड को बोलते हैं एसोनेंस के अंदर तो जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होती है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, बट जो क्लोज इतने होते हैं कि जब हम उन्हें बोलते हैं तो हमें उसमें से सेम वोवल साउंड अराइज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको एसोनेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इनके थ्रू, जो हमने अभी लिटरेरी टर्म्स पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इसके लिए बनते हैं। द रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड, जो रेपिटेशन हो रहा है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का, हाँ जी, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है यहाँ पे। द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, इमेजिनरी तो नहीं हो सकता, इमेजिनरी तो किसी चीज को इमेजिन करना हो गया। डिफरेंस है हमारे पास एलिट्रेशन और एसोनेंस। अब एसोनेंस के अंदर हमने पढ़ा कि जो वोवल साउंड होती है वो सेम होती है, ठीक है, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन वर्ड जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर। लेकिन एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, एलिट्रेशन के अंदर इनिशियल जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। ओके जी, बी इज द राइट आंसर। द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड alliteration. Next, the moon was resting in the midnight sky is the best example of which figure of speech? हाँ जी, the moon
was resting in the midnight sky is the best example of which figure of speech? अब देखिए हमारे पास थ्री एग्जाम्पल हैं, मेटाफर, सिमली और पर्सोनिफिकेशन। सिमली तो हमें पता है कि हमने डिस्कस किया है कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, लाइक और एज वर्ड को यूज़ करते हुए, तो सिमली तो नहीं हो सकता। ओके, मेटाफर क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो वर्ड इसे पढ़ के देखिए, द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, कोई भी कंपैरिजन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो मेटाफर भी नहीं हो सकता। तो मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, तो इसके अंदर हमने जो मून है उसको किससे डिस्क्राइब किया है कि जो मून है वो मिडनाइट स्काई में क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, आधी रात के जो आसमान के अंदर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन हमारा क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो है उनकी बात करते हैं ह्यूमन थिंग्स के साथ। ठीक, तो राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। Opportunity knocked boldly on the door, but fear could not bring itself to answer is the best example of which figurative speech? Opportunity, देखिए जैसे ह्यूमैनिटी, अब अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ओके, ह्यूमैनिटी भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वर्ड को रीड करते ही हमें पता लग गया कि ये जो आंसर है इसका क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड बोल्डली ऑन द डोर बट फियर कुड नॉट ब्रिंग इटसेल्फ टू आंसर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फिगरेटिव लैंग्वेज? पर्सोनिफिकेशन। तो आज की क्लास में इतना ही, कल न्यू टॉपिक के साथ फिर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप जो हमने लिटरेरी टर्म्स की हैं उनको रिपीटेटिवली देखिए और रिपीटेशन करिए, ताकि उसमें से आपको और क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम के लिए मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू।